अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा रफ़ीक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आयशा रफ़ीक ऑफिशियल। नाज़रीन, एक शख्स जो शॉल ओढ़े हुए था, मुंह पर काला मास्क लगा हुआ था, पैदल आया और एक दुकान में बैठे हुए उस शख्स पर फायरिंग कर दी जो कि दुकान के अंदर बैठा हुआ था। गोलियां लगने की वजह से वो ज़मीन पर गिर गया। वो शख्स वहां से फ़रार होने लगा तो वहां मौजूद ताजरों और दीगर लोगों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, मगर जाहिर है जिसके पास असलहा होता है उसे पकड़ना इतना आसान काम नहीं होता। उसने इनकी तरफ असलहा तान दिया और कहा कि अगर कोई मेरे करीब आया तो मैं उसे भी गोली मार दूंगा। इस तरह वो फ़रार होने में कामयाब हो गया। लोग हैरान और परेशान थे कि ये क्या मामला है। एक शरीफ इंसान जो हाफिज़ कुरान भी था और बदकिस्मती से जो उसके साथ हुआ वो बहुत ही अफसोसनाक था। इस वाक़े के तकरीबन एक माह बाद उसकी शादी थी। घर में शादी की तैयारियां शुरू थीं। शादी सिर्फ उसकी नहीं थी बल्कि उसकी 2 नौजवान बहनों की भी शादी उन्हीं दिनों में तय पाई थी और उन्हें भी रुखसत होकर जाना था। और किस तरह से शादी की खुशियों को मातम में बदल दिया गया। ये अफसोसनाक वाक़या गुजरांवाला में पेश आया, जहां एक हाफिज़ कुरान जिनकी उम्र तकरीबन 24 साल थी, उन्हें इन्हीं की दुकान के अंदर जो उर्दू बाज़ार में डिसेंट बुक सेंटर के नाम से थी, वहां गोलियों से छलनी करके कत्ल कर दिया गया। ये दिन दहाड़े का वाक़या था। लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि ऐसा कौन कर सकता है। पुलिस मौके पर पहुंची। थाना कोतवाली को इतला दी गई। पुलिस आई, उन्होंने लोगों से इब्तदाई पूछगिछ की और बाद अज़ां इन हाफिज़ साहब की लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पहले कहा गया कि वो शायद ज़ख्मी थे, मगर अस्पताल वालों ने उन्हें मुर्दा करार दे दिया और कहा कि उनकी मौत वाक़ई हो चुकी है। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक इनके जिस्म पर 6 से 7 गोलियां लगी थीं और ये मौका पर ही जाँ बहक हो गए थे, जो कि एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था। जब पुलिस ने तफ्तीश की और बाकी मामलात खुले तो सामने आया कि ये वाक़या किसी और ने नहीं किया बल्कि उनके अपने खालाजाद भाई ने किया था। कहा जा रहा है कि वो बचपन में ज़्यादातर इन्हीं के घर में रहा करता था, इन्हीं के साथ पला बढ़ा। दोनों ने साथ ही कुरान पाक भी हिफ्ज़ किया और फिर बदकिस्मती से ये सब कुछ उसी ने किया। ये सारा मामला क्यों हुआ? जब पुलिस ने तफ्तीश की तो जो चीज़ें सामने आईं वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। ये रोज़मर्रा के वाक़यात हैं जो कि आपके सामने मेरे सामने आते रहते हैं। इन्हें देखकर हम अक्सर कहते हैं कि आज के दौर में आप किसी पर भी पूरा भरोसा या एतबार नहीं कर सकते। कहा यह जा रहा है कि मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाज़ाब्ता तौर पर अदालत में पेश किया जाएगा। रिमांड लेकर इसके आगे कार्रवाई होगी और इसके खिलाफ चालान किया जाएगा। मकतूल ताजिर या बुक शॉप के मालिक का नाम हाफिज़ अरफान तैयब था और कातिल का नाम हसनैन है और ये दोनों खालाजाद भाई थे। इस लड़के हसनैन के बारे में पुलिस तफ्तीश में सामने आया है कि तकरीबन 1.5 साल कबल उसने हाफिज़ तैयब की बहन का रिश्ता मांगा था और कहा था कि मैं इसी से शादी करना चाहता हूँ, मगर मकतूल के घर वालों ने इनकार कर दिया था क्योंकि वो लड़की पढ़ी लिखी और तालीम याफ्ता थी और कहा जाता है कि हसनैन कोई ख़ास पढ़ा लिखा नहीं था, सिर्फ हाफिज़ कुरान था और इसके अलावा कोई काम या कारोबार नहीं करता था, ना ही ज़्यादा तालीम थी। लिहाजा फैमिली ने बाकायदा तौर पर इनकार कर दिया था। वाज़ेह रहे कि ये हाफिज़ अरफान तैयब की माँ का सगा भांजा था, यानी इसकी खाला का बेटा। लड़के वाली फैमिली ने मकतूल की फैमिली के साथ ताल्लुकात ख़त्म कर लिए थे। इनका आना जाना बंद हो चुका था। फिर भी पुलिस तफ्तीश में मालूम हुआ है कि इस शख्स ने अपने वालिदैन पर काफ़ी दबाव डाला और कहा कि मैं हर सूरत इसी फैमिली के यहाँ रिश्ता करना चाहता हूँ। जब उन्होंने इनकार किया तो इसने घर वालों से इतना झगड़ा किया कि इसे घर से निकाल दिया गया। मकतूल की वालिदा का जो इंटरव्यू देखा तो वो भी यही कह रही थी कि उसके ख़ानदान ने इन्हें कह दिया था कि हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है और हमने इसे घर से निकाल दिया था और फिर वो ऐसे ही इधर उधर भटकने लगा। कुछ अरसे के लिए वो मुल्क से बाहर भी चला गया था, फिर वापस आया। जब उसे मालूम हुआ कि मकतूल के घर वालों ने अपनी बेटियों की शादी भी इसी हाफिज़ तैयब की शादी के साथ ही तय कर ली है और तारीख भी फिक्स कर दी गई है जो कि 1 माह के बाद होनी थी, तो वापस आकर उसे मालूम हुआ कि जिस कज़न से वो रिश्ता करना चाहता था उसका रिश्ता फ़ाइनल कर दिया गया है और इस पर उसने मकतूल हाफिज़ अरफान तैयब को धमकियाँ देना शुरू कर दी। इसने कहा कि मैंने तुमसे रिश्ता मांगा था, तुमने इनकार कर दिया था और अब तुमने रिश्ता कहीं और तय कर दिया है, तो तुम ये रिश्ता ख़त्म करो और अपनी बहन का रिश्ता मेरे साथ करो। मकतूल ने कहा कि हम ये रिश्ता ख़त्म नहीं कर सकते, ज़ाहिर है कि आपके साथ तो नहीं किया था, हमारी बेटियां हैं, हम जहाँ चाहेंगे रिश्ता करेंगे।
البتہ یہ بھی تھا کہ یہ دونوں کزن ایک ساتھ بڑے ہوئے تھے، مگر حسنین نے پھر دھمکیاں دیں کہ میں تمہیں دیکھ لوں گا۔ مقتول نے یہ بات اپنے گھر والوں کو بھی بتائی کہ کزن مجھے دھمکیاں دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ گھر والوں نے کہا کہ اگر ایسا معاملہ ہے تو اس کے خلاف FIR کرا دو تاکہ کوئی نقصان نہ ہو، مگر مقتول نے کہا کہ مجھے اندازہ ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتا اور یہ ہمارا کزن ہے، ہمیں نہیں لگتا کہ کوئی بڑا قدم اٹھائے گا یا مجھے نقصان پہنچائے گا، اور یہی اس کی غلطی تھی۔ وہ بے خبری میں تھا کہ جسے وہ کزن سمجھ رہا تھا کہ شاید ہی اسے وہ نقصان پہنچائے گا، لیکن وہی ہوا کہ وہ دکان پر بیٹھا ہوا تھا اور اسی پر فائرنگ کر کے اس کی جان لے لی گئی۔ لیکن بات پھر وہی ہے کہ آپ کسی پر بھی پورا اعتبار نہیں کر سکتے، وہ آپ کا اپنا سگا رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں ایک بات یہ عام ہے کہ پہلے سے بچوں کے ذہن میں ڈال دیا جاتا ہے کہ یہی تمہاری زندگی ہوگی، یہی تمہارا رشتہ ہوگا۔ جب کسی نے آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا یا رشتے سے انکار کر دیا تو پھر اپنی بات جبراً مسلط کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں برداشت ختم ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے ایسے واقعات جنم لیتے ہیں۔ ملزم گرفتار ہو چکا ہے اور امید کرتے ہیں کہ اسے قانون کے مطابق سزا بھی مل جائے گی، لیکن اس ماں کا بیٹا، ان بہنوں کا بھائی، اس باپ کا سہارا کیا واپس انہیں مل سکتا ہے؟ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان عائشہ رفیق کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔